कुछ टॉपिक जो है वो जल्दी जल्दी एंडो के रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। अ, अगर हम एंडोक्राइनोलॉजी की बात करें तो जितने भी हम हार्मोन्स पढ़ेंगे, उसकी कुछ चीजें हैं जो पर्टिकुलरली आपने हर हार्मोन के बारे में समझना है एंड देन उसको रिकॉल करना है कि आपको आता है कि नहीं आता। ठीक है। एक तो ये कि वो हार्मोन रिलीज कहाँ से हो रहा है। ठीक है। रिलीज होने के बाद उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, काम वो कैसे करता है। ठीक है। सही। और दूसरा ये कि उसके उसके वो कौन से काम है जिसके लिए वो स्पेसिफिक है। लाइक हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कोई और हार्मोन बॉडी में नहीं कर रहा होता। वी नीड टू नो दैट। ठीक है। और जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये कि इस हार्मोन के बढ़ जाने से क्या होगा बॉडी में और कम हो जाने से क्या होगा। ठीक है। ये हमने सारे एस्पेक्ट जो है, अगर हमें हम हॉर्मोन्स के कवर कर लेते हैं तो दैट मीन्स कि हमें वो हार्मोन जो है वो पता है। ठीक है। सो जस्ट क्विकली स्टार्टिंग विद द हॉर्मोन्स, तो हम अगर देखें तो हमारा जो सेंटर है जो हार्मोन सिक्रीशन का, दैट इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस से जो है मल्टीपल रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है। और वो रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। ठीक है। और ये जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दिस इज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस कहलाता है। ठीक है। ये एक एक्सिस बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ से पिट्यूटरी से जो है मेनली जो है, सब नहीं, मेनली जो है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है। और ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है फिर जो है किसी ऑर्गन पे जाके एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मेनली द एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है एंटीरियर पिट्यूटरी पे मेनली एक्ट करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस में ही सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है। वो सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने के लिए उसको एज अ मोड यूज करते हैं। तो हमारा जो सेंटर है दैट इज द हाइपोथैलेमस। ठीक। अच्छा, अब कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा होता है। ठीक है। या हम ये कहें कि एंटी पिट्यूटरी जो है वो स्टिमुलेट कर रहा होता है। ठीक है। तो वो हॉर्मोन्स हम अगर देखें तो हम पहले जो है एंटी पिट्यूटरी के देख लेते हैं और फिर उससे हम उसको हाइपोथैलेमस रिलीज रिलेट कर लेंगे। तो हमारे पास, और हमने कहा एक्सिस क्या है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और वो दैट पर्टिकुलर ऑर्गन एक्सिस। ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो वी नो दैट हमारे पास टीएसएच आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। एफएसएच एलएच आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। हमारे पास एसीटीएच आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये तीन हार्मोन ऐसे हैं कि जो किसी और ऑर्गन से हार्मोन रिलीज कराते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और T3 T4 को रिलीज कराएगा। एफएसएच एलएच जो है वो गोनाडोट्रोफिन्स पे, ये दीज आर द गोनाडोट्रोफिन्स, और वो जो है सेक्स ऑर्गन्स पे एक्ट करेंगे और वहां से जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाएंगे। सिमिलरली एसीटीएच जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा और वहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो रिलीज कराएंगे। ठीक है। ये इस तरह से काम करते हैं। वाइल ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, ठीक है, इनके डायरेक्ट एक्शन से, इनकी कोई एक्सेस नहीं है। सो ग्रोथ हार्मोन जो है वो डायरेक्टली काम करता है और प्रोलैक्टिन जो है वो डायरेक्टली काम करता है। ठीक है। रिमेम्बर, ये सारे के सारे हार्मोन जो है इनका जो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है, ठीक है, अगर हम देखें तो ये जितने भी एंटी पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, ठीक है, एस एसीटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है टीएसएच, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है, ये चारों के चारों जो हॉर्मोन्स हैं जिनकी एक्सिस कहीं और है, इन सब का सेकंड मैसेंजर जो है वो साइक्लिक एएमपी है। ठीक है। सो आपको याद रखने के लिए कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम किन हॉर्मोन्स का है, ऑल्दो देयर इज एब्रिविएशन फ्लैट चैप, लेकिन आप याद रखो कि एंटी पिट्यूटरी के जो भी हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, वो जिनकी एक्सिस किसी ऑर्गन पे है, ठीक है, वो सारे के सारे जो है साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करते हैं। ठीक है। जितने भी हार्मोन हमारी बॉडी में जो कि ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है, जो किसी भी फॉर्म में ग्रोथ करवाते हैं, चाहे फिर वो इटसेल्फ ग्रोथ हार्मोन हो, ठीक है, या इंसुलिन हो, या प्रोलैक्टिन हो, मिल्क इज अगेन अ समथिंग जो कि ग्रोथ से रिलेटेड है, वो सारे के सारे टायरोसिन काइनेज मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। तो आपको जब कोई सेकंड मैसेंजर सिस्टम आता है तो आप जरा 1 मिनट पॉज लेके ये जरूर सोचना कि अगर आपको जैसे याद नहीं है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप यूज कर लेना, अगर आप भूल गए हो रिकॉल अपनी मेमोरी से कि ये हार्मोन का
डायरेक्ट ग्रोथ से काम है, या इसके अंदर ग्रोथ का नाम आता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये थ्रू किस मैकेनिज्म से काम करता है। तो आपने अगर उसमें थायरोसिन काइनेस दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने उसको जो है टिक करना है। थायरोसिन काइनेस की जगह और क्या दिया हुआ होता है, इसी मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, जैक पाथवे। ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास उसके बाद हमारे पास ये हमारा मेनली जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हो गए, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। ठीक है, हम इंडिविजुअली अभी इसको जल्दी जल्दी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, और अगेन वो सिंथेसाइज यहाँ नहीं होते हैं, हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं। एक है ऑक्सीटोसिन, हम सबको पता है ऑक्सीटोसिन के बारे में, ठीक है। वही ऑक्सीटोसिन जो है, जो हम जो है, जो मर्द के जो फीमेल के अंदर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स कराता है, और जब जो है फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसको हम सिंटो की फॉर्म में देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, पोस्टमार्टम हेमरेज को कम करेगा, ठीक है ना, और जो है सर्विक्स को डायलेट करेगा और मिल्क रिजेक्शन कराएगा। ठीक है, मिल्क की सिंथेसिस कौन करा रहा है, प्रोलैक्टिन। मैम आपका माइक म्यूट हो गया और स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही। जी जी, अब स्क्रीन शेयर हो रही है, एक मिनट, मैं जस्ट ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ। ओके जी, किसी का रेज हैंड है, कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, नो मैम। सो ओके ओके, सो अच्छा, एक और चीज याद रखो कि हार्मोन्स जो है या तो प्रोटीन इन नेचर होंगे, या जो है वो काम करेंगे स्टेरॉइडल इन नेचर में। ठीक है, तो जितने भी सेक्स हार्मोन्स है दे आर स्टेरॉइडल इन नेचर, प्लीज। अक्सर क्या होता है कि जो है एफएसएच और एलएच को जो है वो कंसिडर कर लिया जाता है कि वो स्टेरॉइड, एफएसएच एलएच स्टेरॉइड्स नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन जो है, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्राडाल, ये स्टेरॉइड हार्मोन है हमारी बॉडी में, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में स्टेरॉइड्स है, और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्ड, एल्डोस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, कॉर्टिसोल स्टेरॉइड हार्मोन है। तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, थ्रू न्यूक्लियस होगा। हुरेश, आपका जो है हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास ये हमारे एंटी पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स आ गए। उसके बाद हम आ जाते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन पे, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, और साथ में जो है इनर जो मोस्ट होती है वहां से जो है एसेसरी हार्मोन्स जो सेक्स के होते हैं वो रिलीज होते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे, इसके एमसीक्यूज भी बहुत सारे। उसके बाद हम आ जाते हैं थायराइड के अंदर। ठीक है, थायराइड से जो है हमारे पास तीन हार्मोन रिलीज होते हैं, T3 T4। T3 T4 जो है इनका मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होता है डेट ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, ये अमाइन डेरिवेटिव्स है, ठीक है, और ये डायरेक्ट न्यूक्लियस पे जाके एक्ट करते हैं। इनके और जो स्टेरॉइड हार्मोन है उनके मोड ऑफ एक्शन में फर्क क्या होता है कि ये डायरेक्टली न्यूक्लियस पे जाते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन का के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, वो वहां से उसके साथ अटैच होकर फिर न्यूक्लियस पे जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है वो कैल्सिटोनिन है, उसको मत भूल जाना। ठीक है, कैल्सिटोनिन भी वहां से रिलीज होता है। उसके बाद उसके पीछे से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, और पेंक्रियास से इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, और फिर प्लेसेंटा से ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, और जो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। दीज आर द हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी इन द डिफरेंट एरियाज। ठीक है, हमने क्या याद रखना है कि जो प्रोटीन हार्मोन्स है इन एज अ होल, प्रोटीन जो हार्मोन्स है वो जो है सारे के सारे सेकंड मैसेंजर्स के थ्रू काम करते हैं। अब वो सेकंड मैसेंजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे हार्मोन की जो सिंथेसिस है जो प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है,
ये सारे के सारे कहाँ सिंथेसाइज होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के अंदर, इन अ फॉर्म ऑफ प्री प्रो हार्मोन्स, ठीक है। फिर इनकी प्रोसेसिंग होगी और एज अ हार्मोन ग्रेन्यूल जो है, जब इनके ऊपर जो है स्टिमुलेशन होगी तो दे आर रिलीज इन अ सर्कुलेशन, ठीक है। स्टेरॉइडल हार्मोन जो होंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होंगे, और उसका कुछ पार्ट हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी शटल होता, तो उनकी साइटोसिंथेसिस वो है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है हम आ जाते हैं कि कैसे ये रेगुलेट होते हैं। रिमेंबर, जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं दे रेगुलेटेड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी जो एंड में ये काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पैराथायराइड का काम कैल्शियम को के लेवल्स को इंक्रीज करना है, तो जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो वही जाके पैराथायराइड हार्मोन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है हम बात करें, टीआरए जो है वो टीएसएच को सिक्रीट करता है, टीएसएच जो है वो T3 T4 की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो T3 T4 जाके जो है ना वो टीआरएच को इनहिबिट कर देगा, दिस इज इनहिबिटरी इफेक्ट है। सो दिस इज अगेन अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दिस इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस तरह से ये हार्मोन्स काम करते हैं, ठीक है। सीआरएच अगर जो है एसीटीएच को रिलीज करता है, एसीटीएच अगर कॉर्टिसोल को रिलीज कर रहा है तो कॉर्टिसोल ने नेगेटिव फीडबैक से सीआरएच को इनहिबिट कर देना। सो दे इन दिस वे दे वर्क, ठीक है। एक्सेप्ट द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि कहाँ होता है हार्मोन के अंदर, एक ही जगह पे होता है। जब ओव्यूलेशन होती है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वहां पे ल्यूटिनाइजिंग जो एलएच जो सर्ज होती है, दैट इज द ओनली पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एग्जांपल्स, ठीक है। रेस्ट ऑफ ऑल द हार्मोन्स इन आवर बॉडी दे वर्क बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद हम रेगुलेशन पे आ जाते हैं। अगर हार्मोन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो रिसेप्टर्स की डाउन रेगुलेशन हो जाती है। अगर हार्मोन्स का अमाउंट कम हो जाता है तो रिसेप्टर की अप रेगुलेशन हो जाती है, और रिसेप्टर्स जो है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ताकि वो कम अमाउंट ऑफ हार्मोन को भी जो है वो अपने पास ले सके। कैसे इसको रिकॉल करना है? वेरी इजी टू रिकॉल, ठीक है। आपको सबको नहीं रट्टा लगाना। मैंने आपको टायरोसिन काइनेस का बता दिया, इसको और क्या कहते हैं, जैक-स्टैक पाथ है, ठीक है। जितनी भी ग्रोथ से रिलेटेड है, रिमेंबर इंसुलिन भी हमारी ग्रोथ से रिलेटेड है। इंसुलिन जो है वो एनाबॉलिक हार्मोन है, ठीक है। ये प्रोटीन की ग्रोथ करवाता है, ये फैट की ग्रोथ करवाता है, ये ग्लूकोज को स्टोरेज कराते हैं, सारे इसके एनाबॉलिक फंक्शन है। वो सारे के सारे टायरोसिन काइनेस से काम करते हैं, ठीक है। स्टीरॉयडल हार्मोन्स हम सबको पता है कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स आपने रिकॉल करने, उसमें आपने सेक्स हार्मोन्स रिकॉल करने, ठीक है। उसके बाद थायराइड हार्मोन अलग से, वो स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं है, लेकिन वो स्टेरॉयडल मैकेनिज्म यूज करते हैं, यानी न्यूक्लियस पे काम करते हैं। और एक और है विटामिन डी। अब इसके अलावा जितने भी हार्मोन बॉडी में बच गए वो हमारे सेकंड मैसेंजर सिस्टम यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे जो है वो या तो कैम के थ्रू काम करेंगे या IP3 के काम थ्रू काम करेंगे, ठीक है। कुछ निकाल दें इसमें से, और भी हम निकाल देते हैं, तो हमारे पास 2 हार्मोन्स या 3 हार्मोन्स हमारी बॉडी में बचते हैं जो कि साइक्लिक जीएमपी के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, और दूसरा एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड है। ये 2 हार्मोन्स भी आप निकाल दें, ठीक। अब हमारे पास बाकी कौन से रह गए? सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स और ये सब तो निकल गए। फिर हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन रह गया, फिर हमारे पास हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स रह गए, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स रह गए, यही रह गया ना, बाकी सारे देखो कवर हो गए, ठीक है। इसमें से अगर एंटीरियर पिट्यूटरी को रिकॉल करें तो 6 हार्मोन्स थे, जिसमें से जो है 2 तो इधर चले गए, बाकी जो बचे वो एंटीरियर पिट्यूटरी के वो सारे यहाँ हैं, ठीक है। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन है और एडीएच है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडीएच यहाँ भी है, ऑक्सीटोसिन यहाँ भी है और एडीएच यहाँ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एडीएच का फंक्शन जल्दी से रिवाइज करते हैं। एडीएच का मतलब होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन का मतलब होता है वेसल्स को प्रेस करने वाला, ठीक है। वेसल्स को प्रेस करने के लिए वी नीड कैल्शियम, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए वी नीड कैल्शियम। ये वाला मैकेनिज्म कैल्शियम को एक्टिवेट करता है IP3, ठीक है। तो V1 रिसेप्टर्स जो हैं एडीएच के जो V1 रिसेप्टर्स हैं, V1 रिसेप्टर्स ऑफ एडीएच जो है वो जो है IP3 के थ्रू काम करते हैं। जो V2 रिसेप्टर्स हैं, V2 रिसेप्टर्स कौन से हैं? वो रिसेप्टर्स जो कि
कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जो एक्वापोरेंस बनाते हैं, ठीक है, वो थ्रू साइक्लिक एमपी काम करते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन भी जो है कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, रिमेंबर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मिल्क लेग डाउन, निप्पल की कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इज अगेन अ फंक्शन ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम कौन रिलीज करेगा, IP3, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। एंजियोटेंसिन वेसल को टेंशन देने वाला, अगेन क्या करा रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, तो ये भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अल्फा रिसेप्टर्स क्या करवा रहे हैं, अगेन वेजो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अगेन वेसल्स की कंट्रैक्शन, ये क्या कहाँ पे आएगा, IP3 के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपके पास लिस्ट जो है वो काफी छोटी हो गई, अब आप सिर्फ ये देख लो कि यहाँ पर और कौन कौन से हॉर्मोन्स रह गए हैं जो कि साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करते हैं, या फिर जो है साइक्लिक जो है IP3 के थ्रू काम करते हैं। तो ये अगर आप देखो ये तीनों हार्मोन अगेन हाइपोथैलेमस के हैं, तो कुछ हार्मोन यहाँ पे हाइपोथैलेमस के हैं, कुछ यहाँ पे हाइपोथैलेमस के हैं, ठीक है। तो अगर आप एक बार अपनी एक मेमोरी इस तरह बना लोगे तो आपको मेजॉरिटी हार्मोन्स जो है वो रट्टा लगा के याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज, ठीक है। सो रिमेंबर जहां भी स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन और आपको सेकंड मैसेंजर सिस्टम उसका याद ना आ रहा हो कि जहां पे वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, वहां पर IP3 का मैकेनिज्म टेक कर देना, ठीक है। जहां पे आपको जो है ग्रोथ से रिलेटेड कोई काम हो, वहां टायरोसिन काइनेस को टेक कर देना, ठीक है। अच्छा जी, मेरे ख्याल में इसकी डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है कि सेकंड मैसेंजर्स काम कैसे करते हैं, लेकिन जस्ट रिमेंबर के हार्मोन बाहर ही रहता है, हार्मोन सेल के अंदर नहीं एंटर होता, इफ द हार्मोन इज प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। तो चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे वो पैराथायराइड हो, चाहे वो जो है कैल्सिटोनिन हो, ठीक है, वो कोई भी सेल के अंदर एंटर नहीं होता, वो सेल के ऊपर रिसेप्टर से बाइंड होता है और वहां से वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट कराता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। वी हैव डिस्कस ऑल दिस, ठीक है। अब फटाफट हम ग्रोथ हार्मोन देख लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन एज वी नो कि ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से हार्मोन से सिमिलर है, तो इसकी सिमिलैरिटी है प्रोलैक्टिन हार्मोन से, ठीक है, और ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजेन से। सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आ रहा है, ठीक है, जो कि इसकी एक्सेस है। एंड ये कंटिन्यूअसली 124 आवर एक अमाउंट में रिलीज नहीं हो रहा होता है, और जो है ये हार्मोन जो है अर्ली ग्रोथ के लिए, यानी ग्रोथ जो हमारी होती है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी एक्सियल ग्रोथ होती है, ठीक है। सो जो है इसकी डायर्नल वेरिएशन होती है, तो स्लीप में ये रिलीज होता है। हम सब हमेशा पैम्पर्स के ऐड देखते हैं कि बच्चा सोएगा तो ग्रो करेगा, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन रिलीजेस ड्यूरिंग द स्लीप, ठीक है। स्ट्रेस में रिलीज होता है, एक्सरसाइज में रिलीज होता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया में रिलीज होता है। रिमेम्बर हमारी बॉडी के जितने भी हॉर्मोन्स हैं ना, वो सारे के सारे हाइपोग्लाइसीमिया में रिलीज होते हैं सिवाय इंसुलिन के, जो कि खुद हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स जो है वो हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, तो वो सारे के सारे हाइपोग्लाइसीमिया में रिलीज होते हैं, ठीक है। सिमिलरली स्टार्वेशन में भी रिलीज होते हैं। तो मेजॉरिटी हार्मोन्स की आप एक लिस्ट बना लो कि वो सारे के सारे हाइपोग्लाइसीमिया में रिलीज होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कराते हैं और लिपिड की ब्रेक डाउन कराते हैं। लिपिड की सिंथेसिस जो है वो इंसुलिन ही करवाता है, ठीक है। कौन से हार्मोन इसकी, कौन से स्टिमुलस इसकी सिक्रीशन को कम करेंगे, ठीक है, दैट इज द सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। सोमैटोमेडिन्स के बगैर ग्रोथ हार्मोन काम नहीं कर सकता, ठीक है। दीज आर द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करता है, एंड दीज फैक्टर्स आर रिलीज एंड दे कॉज द ग्रोथ, ठीक है, मेनली इससे ग्रोथ होती है। सो अगर फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स नॉर्मल हैं मगर सोमैटोमेडिन्स अगर सिक्रीट नहीं हो रहे तो ग्रोथ नहीं होगी। एंड ग्रोथ हार्मोन का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहाँ से आएगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर से आएगा, ठीक है। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जब बढ़ेगा तो वो ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज कर देगा। ओबेसिटी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम करती है, हाइपरग्लाइसीमिया ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम करता है, प्रेगनेंसी में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन कम हो जाती है, बहुत सारे MCQs में आता है, यू गेट कंफ्यूज। प्रेगनेंसी के अंदर जो है प्लेसेंटा के अपने ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं जो कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से
ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम कर देते हैं। ठीक है, इट्स क्लियरली रिटन इन द बीआरएफ। बट मैम बुक में लिखा हुआ था कि बैलेंस रहती है ग्रोथ हार्मोन की। क्या रहती है? ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बैलेंस रहता है। बैलेंस रहता है, लेकिन अगर आपको इंक्रीज और डिक्रीज में आए, ठीक है, तो प्रेगनेंसी जो है वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को ओवरऑल कम करती है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, ये एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, एंड इट्स क्लियरली रिटन एट मल्टीपल प्लेसेस के प्रेगनेंसी के अंदर ये वाला ग्रोथ हार्मोन बेबी की ग्रोथ के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन है। जी जी। मैम ये स्मेटोमीलियन इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर दोबारा रिवाइज कर दें, ये ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज कराएगा ना? ये देखो, एक सेकेंड, देखो, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का जो मोड ऑफ ग्रोथ हार्मोन खुद भी काम करता है वाया टायरोसिन काइनेस। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज कराता है। ठीक है, जब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर से इसकी ग्रोथ होती है, अगर ये नहीं होगा फॉर एग्जांपल, या इसके जो है रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर में प्रॉब्लम है, तो ये भी डॉर्फिज्म कराता है। ठीक है, और इसको कहते हैं लेवी-लोराइन डॉर्फिज्म। ठीक है, इस वाले डॉर्फिज्म में अगर हम ग्रोथ हार्मोन की ट्रीटमेंट देंगे भी पेशेंट को, तो भी उसकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे है? रिसेप्टर में। ठीक है, या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के रिलीज में। तो ये जब इंक्रीज होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज करवाएगा। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इसकी रिलीज कराता है और ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से फिर उसकी सिक्रीशन को कम कराते हैं। तो सोमैटोमेडिन्स ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम कराते हैं, जिस तरह से सोमैटोस्टैटिन्स काम कराते हैं। सोमैटोस्टैटिन तो ग्रोथ हार्मोन का बिल्कुल अपोजिशन है ना। ठीक है, उसका नाम है सोमैटोस्टैटिन का दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, ये सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन का मतलब है रोकने वाला, सोमैटो का मतलब ही ग्रोथ होता है। रिमेंबर, सोमैटो का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। तो सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, ग्रोथ को रोकने वाला। सोमैटोमेडिन, मेडिन मतलब ग्रोथ को मीडिएट करने वाला। ठीक हो गया? क्लियर है? यस मैम। ओके, सो रिमेंबर, ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं जो जिनकी अभी हम बात करेंगे, ये सारे के सारे बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्रोथ तो कराता है, हम सबको पता है कि बोन्स की ग्रोथ कराता है, हमने इसके सेकंड मैसेंजर की भी बात कर ली। लेकिन ये हार्मोन जो है, अगर आपको एमसीक्यू में आता है कि ये डायबिटोजेनिक है, यस दीज आर डायबिटोजेनिक। ठीक है, हम सबको पता है कि जो जाइजेंटिक पीपल होते हैं, जिनको जाइजेंटिज्म होता है, उन सबको डायबिटीज होता है। ठीक है, एंड दिस डायबिटीज इज ग्रोथ हार्मोन इंड्यूस्ड डायबिटीज। ठीक है, तो हम उस डायबिटीज को क्या कहते हैं? पिट्यूटरी डायबिटीज, क्योंकि ये जो है हाइपरग्लाइसीमिया कराता है। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से पेंक्रियाज को इंसुलिन बहुत ज्यादा सिक्रीट करनी पड़ती है और पेंक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाता है, तो बिल्कुल वही वाली पिक्चर आ जाती है जो टाइप 2 डायबिटीज की पिक्चर आ जाती है। ठीक हो गया? चलिए, रिमेंबर दिस के ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस से पिट्यूटरी डायबिटीज होता है। उसके बाद ये लाइपोलिसिस भी कराता है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया भी कराएगा, ग्लूकोज को यूज नहीं होने देगा सेल से और कहेगा लिपिड को कि वो यूज हो। ठीक है, तो लाइपोलिसिस ये कराता है। ठीक है, अच्छा जी। अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा बचपन में तो डॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, डॉर्फिज्म जो है वो उस डिपेंड, डॉर्फिज्म के साथ क्या क्या को रिलेट करेगा, वो डिपेंड करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के दूसरे हार्मोन डेफिशिएंट हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के साथ अगर जो है एफएसएच और एलएच की भी डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो वो फिर सेक्सुअली मेच्योर भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आइसोलेटेड ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो फिर उसके सेक्सुअल मेच्योरेशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद एक्सेस, अगर बिफोर प्यूबर्टी है तो जाइजेंटिज्म, ठीक है, और आफ्टर प्यूबर्टी है तो एक्रोमेगैली। तो अगर आपको एक्रोमेगैली का एमसीक्यू आएगा तो एक्रोमेगैली पिट्यूटरी एडिनोमा है। ठीक है, इट्स द सेकंड कॉमनेस्ट पिट्यूटरी एडिनोमा। पहला कॉमनेस्ट पिट्यूटरी एडिनोमा कौन सा है? दैट इज प्रोलैक्टिनोमा। ठीक है, एंड द सेकंड कॉमनेस्ट पिट्यूटरी एडिनोमा इज एक्रोमेगैली। ठीक है, सो एडिनोमा अगर बड़े साइज के हो, मैक्रो एडिनोमास हो, तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसकी जो एनाटॉमिकल लोकेशन होती है ऑप्टिक कियाज्मा के पास पड़ा होता है। तो ये जो कंप्रेस, जब ऑप्टिक कियाज्मा को ये कंप्रेस करता है,
तो पेशेंट को टनल विजन हो जाती है। ठीक है, टनल विजन मीन्स बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया, यानी दोनों साइड की टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन चली जाती है, क्योंकि ऑप्टिक कियाज्मा के अंदर जो है वो दोनों आईज के नेजल फाइबर्स होते हैं, ऑप्टिक नर्व के नेजल फाइबर्स होते हैं जो कि टेम्पोरल फील्ड ऑफ कैरी कर रहे होते हैं, तो दोनों साइड की टेम्पोरल फील्ड चली जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि जैसे हम हॉर्स की आई पे पैड लगा दें तो किस तरह नैरो विजन हो जाती है, तो बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है। क्लिनिकली वी यूज दिस कि अगर बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया बढ़ रहा है तो हम कहते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा का साइज बढ़ रहा है, तो वी यूज दिस क्लिनिकली टू सी के डिजीज की प्रोग्रेशन क्या है। अब बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया क्लियर है? यस मैम। ओके, बाय टेम्पोरल क्लियर है ना, सबको क्लियर है? ओके, देन द अनदर हार्मोन जिसकी हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के। देखो बाकी सारे के सारे हार्मोन की एक्सेस दूसरे ग्लैंड में, दो ही हार्मोन है जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। ग्रोथ हार्मोन हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा है प्रोलैक्टिन। नॉर्मली क्या है, प्रोलैक्टिन जो है वो हमने कहा होमोलोगस टू द ग्रोथ हार्मोन है, और ये वाहिद हार्मोन है जिसका इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज होता है, ना कि एक्साइटेटरी फैक्टर। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन पूरी हम में हर वक्त जो है प्रोलैक्टिन को रोकने के लिए जो है वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर जो है हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा होता है, जो कि डोपामिन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन जो है वो जब तक जो है मदर जो है लैक्टेशन में ना आए तब तक जो है वो इसको रिलीज नहीं करवाती है। ठीक है, सो इट स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन एंड द ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इसको ईस्ट्रोजन सपोर्ट कर रहा होता है। और प्रोलैक्टिन क्या करता है, जब लैक्टेशनल एमेनोरिया करवाता है साथ में वो क्या करवा रहा होता है, प्रोलैक्टिन जो है ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर रहा होता है बाय इनहिबिटिंग द गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बेसिकली जो लैक्टेशनल एमेनोरिया हो रहा होता है वो क्यों हो रहा होता है कि हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स, एंड वी नो दैट कि हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स जो है पीसीओज में भी होते हैं। ठीक है, सो वो क्या करते हैं, साइकिल्स को इरेगुलर कर रहे होते हैं, डिले कर रहे होते हैं। ठीक है, सो अगर मेल के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा है, ठीक है, तो अगेन ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं एक्साइट हो रहा होगा तो एफएसएच कम होंगे, एफएसएच कम होंगे तो उसके सेक्स हार्मोन्स कम रिलीज होंगे। तो मेल के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल्स ज्यादा हैं तो दिस विल कॉज द इनहिबिशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में ज्यादा है, इट विल कॉज द इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, how it does not affect directly to the it does not affect directly FSH and LH, it affects the hypothalamic axis. Is this clear? Okay, so मैम ये prolactinomas, मेल में इसका इफेक्ट रिपीट करते हैं। हाँ अगर देखो यूजुअली जो मेल के अंदर यूजुअली जो है ना प्रोलैक्टिनोमा डायग्नोज भी इसी तरह से होते हैं कि उनकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट या गैलेक्टूरिया उनको शुरू हो जाता है। ठीक है, वी नो दैट। ठीक है, मेल के अंदर जो प्रोलैक्टिनोमास की जो डायग्नोसिस है, क्योंकि दीज आर द बेसिकली माइक्रो एडिनोमास, तो इनके कोई और सिम्टम्स यूजुअली नहीं होते, तो मेल के अंदर जैसे गैलेक्टूरिया शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, प्रोलैक्टिन इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल। ठीक है, ये इनहिबिट करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को, जो कि हाइपोथैलेमस है। सही, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच की सिक्रीशंस कम हो जाती हैं, और एफएसएच एलएच की सिक्रीशन कम होंगी तो फिर सेक्स ऑर्गन से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी जो है वो कम रिलीज होंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, इज दिस क्लियर? सो यस मैम। हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं यूजुअली, हम ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन है क्या, डोपामिन एगोनिस्ट है। ठीक है, तो डोपामिन एगोनिस्ट जो है वो क्या करेगा, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कम करेगा। तो माइक्रो एडिनोमास जो प्रोलैक्टिनोमा होता है उसमें पहले हम थ्रू जो है मेडिसिन ही ट्रीट करते हैं ना, तो ब्रोमोक्रिप्टिन के थ्रू ट्रीट कर रहे होते हैं हम उसको। क्लियर है?
So these are all negative feedback mechanism. Remember that. जैसे सोमैटोमेरिन्स की जो मैंने बात की थी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा जी, प्रोलैक्टिन की हमने बात कर ली। उसके बाद हम आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। हमने रीनल में भी डिस्कस किए थे। जस्ट द क्विक रिकैप कि यहाँ पे जो डिफरेंट है कि वहां पे तो हमने एक्वापोरिन्स के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी ना, एक्वापोरिन्स बनती है V2 रिसेप्टर के थ्रू, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। एंड B1 रिसेप्टर जो है वो साइक्लिक वो जो है IP3 कैम के मैकेनिज्म के, IP3 जो है DAG कैल्शियम मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, और ADH रिलीज कहाँ से होता है? सुप्रा ऑप्टिक से। अच्छा जी, उसके बाद ऑक्सीटोसिन इजेक्शन ऑफ मिल्क में इन्वॉल्व है। इसके अलावा क्या कहाँ इन्वॉल्व है? यूट्राइन कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। अगेन इसका मैकेनिज्म क्या होगा? कंट्रैक्शन का मतलब है कैल्शियम, कैल्शियम का मतलब है IP3 के थ्रू ये काम करेगा, ठीक है। सर्विस की डायलिटेशन करता है, रिड्यूस करता है पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को। We have already discussed the factors which increase and decrease the ADH, तो ये रेपिटेशन हो जाएगा, इसको हम छोड़ देते हैं। हम जल्दी से थायराइड पे आ जाते हैं। अब मुझे ये बता दो कि सेकेंड हाफ में इनके कुछ MCQs डिस्कस करूं या पूरी एंडो आज करवा के कल इसके MCQs डिस्कस करूं? क्विकली मुझे जरा बता दो चैट में। मैम आज एंडो करवाएं, कल एमसीक्यूज करवाएं। ओके, स्टिमुलस जो होता है यहाँ से जो प्रोलैक्टिन की स्टिमुलेशन होती है वो ऐसी होती है कि डोपामिन जब इनहिबिट हो जाता है तो प्रोलैक्टिन जो है वो एक्साइट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोलैक्टिन की एक्टिवेशन के लिए जो है डोपामिन इनहिबिटरी फैक्टर चाहिए होता है, जो कि डोपामिन को इनहिबिट करे तो वो प्रोलैक्टिन को एक्साइट करता है। और ये भी सिचुएशनल है, क्योंकि वी नीड ओनली द फीमेल नीड्स प्रोलैक्टिन एट सर्टेन पीरियड ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सिचुएशनल है, अदरवाइज जो है डोपामिन उसको इनहिबिट करके रखता है, ठीक। अच्छा जी, नाउ द थायराइड सिंथेसिस जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। थायराइड के अंदर अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड के फॉलिकल्स होते हैं और थायराइड का ल्यूमेन होता है। तो कुछ पोर्शन जो है वो फॉलिकल में हो रहा होता है, कुछ पोर्शन ल्यूमेन में हो रहा होता है। ये रिवाइज करने की इसलिए हमें जरूरत है कि हमें पता हो कि कौन सी मेडिसिन जो है एंटी थायराइड ड्रग कहाँ पे एक्ट करती है। तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है आयोडीन का, आयोडाइड का, आयोडीन का नहीं, आयोडाइड का उस फॉलिकल के अंदर आना, ठीक है। जब वो फॉलिकल के अंदर आता है, अच्छा थायराइड हार्मोन्स बन किससे रहे हैं? तो दीज आर द अमाइन हार्मोन्स, ठीक है। ये अमाइन हार्मोन्स है और ये जो है टायरोसिन से बनते हैं। और कोई बताओ और कौन से हार्मोन्स टायरोसिन से बनते हैं? और कौन से हार्मोन्स टायरोसिन से बनते हैं? जल्दी से बता दो। डोपामिन। डोपामिन बनता है और नॉरएपिनेफ्रिन, राइट, वेरी राइट, दीज आर फॉर्म बाय द जो है टायरोसिन। अच्छा, हम यहाँ पे जब क्लोज होगा हमारा 2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद लिंक, तो हम 15 मिनट्स ब्रेक लेके फिर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आयोडीन, आयोडाइड जो है वो टायरोसिन से बाइंड होके थायरोग्लोबुलिन बनाता है। ये थायरोग्लोबुलिन यहाँ ल्यूमेन में सिक्रीट हो जाती है, ठीक है। और ये जो आयोडाइड होता है इसकी ऑक्सीडेशन होती है परऑक्सीडेज एंजाइम से। तो ये आयोडाइड जो होता है वो आयोडीन में कन्वर्ट होता है और फिर उसका जो सारी परऑक्सीडेज के प्रोसेस है, ये सारा परऑक्सीडेज कर रहा होता है, इसकी ऑर्गेनिफिकेशन होती है। ऑर्गेनिफिकेशन का क्या मतलब है? कि इसके अंदर समझ लो एक टायरोसिन लगता है, दूसरा टायरोसिन लगता है, ठीक है। दो टायरोसिन डाईआइडो टायरोसिन जब 2 दफा मिलेंगे तो वो T4 बना लेगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। यानी ये कि ये सारे के सारे हार्मोन मोनोआइडो टायरोसिन, डाईआइडो टायरोसिन, T3 T4, ये सारे के सारे थायरोग्लोबुलिन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। और ये जो है इस फॉलिकल के अंदर जो आते हैं, ये प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस। ये बहुत बड़े हैं, ये थ्रू चैनल्स या कैरियर प्रोटीन्स नहीं आ सकते। तो ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू वापस से इस फॉलिकल के अंदर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है फिर जो हार्मोन बन चुके हुए होते हैं, ठीक है, वो सर्कुलेशन में रिलीज हो जाते हैं। जो पूरे प्रॉपर हार्मोन नहीं बने हुए होते वो डीआयोडीनेज के जरिए फिर से इसमें से टायरोसिन अलग हो जाता है एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, ठीक है। अब कौन कौन सी ड्रग्स यहाँ पे काम करती हैं? हमने बहुत इजीली सुना है, हम देते भी हैं हाइपोथायरॉइडिज्म में प्रोपाइल थायोरेसिन। कहाँ पे काम करेगी प्रोपाइल थायोरेसिन? कहाँ पे काम करेगी प्रोपाइल थायोरेसिन?
जल्दी से मुझे बता दो बिकॉज वी आर अबाउट टू एंड दिस सेशन। जी, किसी को पता है कहाँ पे काम करेगी? परऑक्सीडेज, यस यू आर वेरी राइट। तो परऑक्सीडेज के लेवल पे प्रोपाइल थायरोसिल काम करेगी। तो अगर हम किसी